काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नमस्कार, डैन काशी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवांगी शुक्ला, आपके साथ। चलिए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। जनपद बहराइच में आज से सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान जागरूकता वाहन को सदर विधायक अनुपमा जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन पूरे जनपद में भ्रमण कर लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के प्रति सचेत करेगा। इस दौरान विधायक अनुपमा जायसवाल ने कहा कि पहले हम सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर इस आयोजन को करते थे, लेकिन अब इसे केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पूरे महीने के लिए किया जा रहा है, ताकि इस दौरान अधिक से अधिक लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने के संदर्भ में जागरूक किया जा सके। 18 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि सड़क पर चलते समय लोग विशेषकर सुरक्षा का ध्यान रखें, ताकि दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। सड़क दुर्घटनाओं में तमाम बेशुमार बेशकीमती अनमोल जिंदगियां असमय काल कबलित हो जाती हैं और इसका दर्द उसके परिवार वाले ही समझ सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ में केंद्रीय सरकार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सदैव से प्रयास करती रही है और इसी क्रम में इस बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जो पहले सप्ताह के रूप में आयोजित करते थे। सड़क सुरक्षा यानी जीवन रक्षा, और इसमें 4 चीज़ों पे फोकस करके इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। एजुकेट करना लोगों को इन्फोर्समेंट के माध्यम से, उसके बाद कई प्रकार की इंजीनियरिंग है सड़क सुरक्षा से संबंधित, और उसके बाद भी अगर इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो चौथा ई है इमरजेंसी, कि उसको किस तरीके से तत्काल अस्पताल पहुँचाकर उसके जीवन को बचाया जा सके। जो गोल्डन आवर हो सकते हैं उसमें उसे चिकित्सा मिल सके। उसी जागरूकता को बढ़ाने के लिए आज यहाँ इस कलेक्ट्रेट में झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को यहाँ से भेजा गया है, जो जगह जगह जाकर लोगों को सड़क दुर्घटना से बचने के लिए जागरूक करेंगे। नगर निगम के मुख्य द्वार पर काशी नगर निगम के कर्मचारी संघ द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। इस दौरान काशी नगर निगम संघ के कर्मचारियों ने कहा कि हमारे वाराणसी के सांसद खुद प्रधानमंत्री हैं एवं हमारे राज्य के मुख्यमंत्री न्यायप्रिय योगी आदित्यनाथ हैं, फिर भी नगर निगम भ्रष्टाचार को रोकने में नाकामयाब है। नगर निगम भ्रष्टाचार का हब बन गया है। कर्मचारियों का कहना है कि नगर आयुक्त गौरांग राठी कर्मचारी प्रतिनिधित्व से एवं कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करने में स्वयं को अपमानित समझते हैं। वहीं दूसरी ओर अपर नगर आयुक्त देवी दयाल वर्मा भारी रकम वेतन के रूप में पाते हैं एवं वो झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए हैं। मुख्य वित्त एवं लेख विभाग में करोड़ों के घोटालेबाजों को प्रभारी रिक्त एवं प्रभारी अधिष्ठान का चार्ज दिया गया है। यही दर्शाता है कि नगर निगम के अधिकारी भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ के रविंद्र नारायण उपाध्याय का कहना है कि यदि नगर निगम में भ्रष्टाचार को नहीं रोका गया तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे, और यदि प्रशासन हमारी बातें नहीं सुनता है तो हम लोग आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। रविंद्र नारायण उपाध्याय, संरक्षक, काशी नगर निगम कर्मचारी संघ वाराणसी। हम हर काडर के कर्मचारियों के पदोन्नति, जो गलत तरीके से कनिष्ठ कर्मचारियों को इनके द्वारा प्रमोशन दिया गया है, उनकी फाइलें नगर निगम कार्यालय से गायब की गई हैं जानबूझकर। यहाँ करोड़ों का घोटाला करने वाले CFO, मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा परिवहन में करोड़ों का घोटाला किया गया है, उनको प्रभारी अधिष्ठान बनाया गया है, जिससे हम कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है। हम विभाग को लूटने नहीं देंगे, इसके लिए हम अंतिम सांस तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हम मांग करते हैं कि हर काडर के कर्मचारियों का वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाए। मांग करते हैं कि हमारे एक पदाधिकारी अजय कुमार सिंह जी, जो कि जानबूझकर जबरन उन्हें निलंबित किया गया है, तत्काल ससम्मान उन्हें बहाल किया जाए। वह गलत तरीके से किया गया है। जितने गलत मानी गई तो क्या करेंगे? नहीं मानी गई तो 3 दिन का मेरा धरना 21, 22, 23 ये धरना चलेगा। उसके बाद हम हर दोनों पर जाकर आम सभा करेंगे, कर्मचारी जागरण करेंगे। उसके बाद हम क्रमिक अनशन करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं मानेगा, हमारी बात नहीं मानी जाती है, तो हम आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। जो भी होगा वो सब कुछ करेंगे, लेकिन अपनी मांगों को बिना लिए हम वापस नहीं होंगे। घरेलू हिंसा का शिकार हो रही वाराणसी दशाश्वमेध वार्ड रामापुरा की रहने वाली महिला ने जिला मुख्यालय पर पहुंच जिलाधिकारी को पत्र लिखकर की शिकायत।
दशाश्वमेध वार्ड रामापुरा की रहने वाली ज्योति केसरी ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। ज्योति का कहना था कि आए दिन उनकी जेठानी व उनके ससुराल वाले उनसे गाली गलौज व मारपीट करते रहते हैं और उन्हें प्रताड़ित भी करते रहते हैं, जिससे पीड़िता ज्योति केसरी बहुत परेशान है। ससुराल वाले ज्योति केसरी पर दबाव बनाकर ज्योति केसरी की संपत्ति को हड़पने की मंशा रखते हैं। कभी बिजली के बिल को लेकर के, कभी पानी के कनेक्शन को लेकर के, तो कभी जमीन और मकान को लेकर के आए दिन झगड़ा करते रहते हैं और बार बार प्रताड़ित करते रहते हैं। ज्योति केसरी है। आज किस लिए आप एसएसपी कार्यालय आई हुई हैं? हम लोगों की जो पैतृक संपत्ति है उसके बंटवारे के लिए मेरे जो जेठ हैं बीच के, उनका नाम रमेश केसरी है, चूँकि वो 2007 में गुजर चुके हैं। तो उनकी पत्नी जो है ममता केसरी हैं, उनको बार बार कहा जा रहा है, बाकी लोगों को भी, कि आप लोग जो पैतृक संपत्ति है उसको बंटवारा करा करके झगड़ा लड़ाई को ख़त्म कराइए। कोई भी अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। बंटवारे के लिए कोई तैयार भी नहीं है। और प्लस जो लाइट बत्ती है, घर में सामान चोरी करना है, ये सारा कुछ वो करते रहते हैं। क्योंकि हम लोगों का वहाँ लक्सा पे जो है एक मोहल्ले में रामापुरा में 3 मकान है। अच्छा। उसी का विवाद जो है बहुत सालों से चला आ रहा है। घर के सभी लोगों को कह दिया गया है कि इसको बैठ के निस्तारण कराइए, ख़त्म कराइए। वो लोग ये करते नहीं है। आए दिन लाइट को लेके, पानी को लेके, बाकी चीज़ों को लेके परेशान करते हैं। कि चाहे ममता केसरी जो हैं, उनको बार बार हम कहें कि आप विडो हैं, कम से कम आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए जिलाधिकारी को या एसएसपी को या स्थानीय संबंधित थाने पर जाके आपके और मेरे द्वारा जो है कम से कम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट ख़त्म करा लिया जाएगा। मेरे पति नागपुर में रहते हैं, तो मैंने उनसे प्रॉपर्टी का जो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है वो लिया हुआ है, ताकि इसको ख़त्म कराया जा सके। वाराणसी में सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप यानी CSRL सेमिनार का आयोजन बंगाली टोला इंटर कॉलेज में किया गया। ये वो संस्था है जो दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड है। वाराणसी में सेंटर फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप CSRL दिल्ली केंद्रीय कार्यालय में रजिस्टर्ड एक संस्था है जो पिछले 10 वर्षों से पूरे भारत में CSRL सुपर 30 प्रोजेक्ट्स, इंजीनियरिंग और मेडिकल कोचिंग का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। 2009 में गेल उत्कर्ष सुपर 100 कानपुर प्रोजेक्ट शुरू कर गेल इंडिया लिमिटेड पथ प्रदर्शक रही है। अब गेल ने सिर्फ छात्राओं के लिए वाराणसी में गेल उत्कर्ष सुपर 60 शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें 30 छात्राएं इंजीनियरिंग और 30 छात्राएं मेडिकल की तैयारी करेंगी। इस परियोजना में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गरीब बच्चों को कक्षा 12 के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 11 महीने का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज यहाँ CM एंग्लो बंगाली कॉलेज में गेल इंडिया का महत्वाकांक्षी आयोजन उन बच्चों के लिए जो कमज़ोर पृष्ठभूमि से हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उनके लिए बड़ा ऐतिहासिक कदम उठता हुआ दिख रहा है। ये बच्चे और बच्चियाँ जो मेधावी तो हैं लेकिन आर्थिक रूप से या किन्हीं कारणों से कमज़ोर हैं, उन्हें एक पृष्ठभूमि प्रदान करने की ये कोशिश है। इस कोशिश के द्वारा बच्चे को छांटा जाएगा। 21 फरवरी संभवतः वो डेट होगी जहां हम इन बच्चों का चयन करेंगे, लिखित परीक्षा लेंगे। इसके बाद जो बच्चे इसमें चयनित होकर आएंगे, उन्हें जैसा अभी कार्यकारी निदेशक महोदय बता रहे थे, उन्हें निःशुल्क पठन पाठन की व्यवस्था, खाने पीने का और 1 साल रेजिडेंशियल व्यवस्था उनके लिए निःशुल्क होगी। गेल उत्कर्ष एक बहुत ही बढ़िया सोशल प्रोजेक्ट है जो कि हमारे कानपुर में चल रहा है, जहाँ कि हम लोग 12वीं के बाद मेधावी छात्रों को वहाँ पर 1 साल का रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। ये वो बच्चे हैं जो इनके अंदर हुनर है, टैलेंट है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से वो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह से जैसे 10 साल हम लोग कानपुर में चला चुके हैं, तो गेल के तरफ से ये मुहिम हुई है कि बनारस में 2021-22 से हम लोग यहाँ पर लड़कियों के लिए एक सुपर 60 का स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि बनारस और आसपास के ज़िलों से 60 ऐसी मेधावी लड़कियों का चयन होगा और उनको हम लोग 1 साल का रेसिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को लेकर जहां एक तरफ भारत में गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया जाएगा, तो वहीं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जश्न भारत उत्सव का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी के 80 घाट पर आयोजित जश्न भारत कार्यक्रम में भारत सहित 4 देशों से आए कलाकार कवि सम्मेलन व मुशायरे के आयोजन में अपनी प्रस्तुति देंगे। यूथ क्लब सोसाइटी के बैनर तले होने वाले इस सम्मेलन को लेकर के आयोजकों ने बताया कि 26 जनवरी को जश्न भारत कार्यक्रम के माध्यम से काशी से काबा के तर्ज पर अन्य देशों के कवियों और शायरों को जोड़ने की कवायद की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर के पंडित सुदामा तिवारी ने बताया कि बनारस में पहले मुशायरे खूब हुआ करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ की ये साहित्यिक गतिविधियाँ ठप्प पड़ी हुई हैं।
हमें इस बात की खुशी है कि एक बार फिर से हमें उस दौर में आने का मौका मिल रहा है। मेरा नाम राजीव कपूर है, CMD बॉबे सोना इन्फोटेक एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। यह प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम हो रहा है जो 80 घाट पर सुबह बनारस के एडजॉइनिंग होगा, जिसमें काशी की सभी जनसंख्या को आमंत्रित किया जा रहा है और 26 जनवरी को यह प्रोग्राम शाम को 4 बजे से स्टार्ट होगा। उद्देश्य यह है कि जनता को इस प्रोग्राम में 5 देशों से जितने कवि लोग आ रहे हैं उनके मुशरे सुनाना, बताना और साथ में इन जनसंख्या का एक मनोरंजन करना और एक संदेश जाना पूरी दुनिया को। किस तरह का आयोजन होने जा रहा है, कहाँ पे होगा, कब होगा, क्या मकसद है इसका? ये 26 जनवरी 72वां गणतंत्र दिवस पर देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहली बार होने जा रहा है। 5 देशों के शायर और कवि आएंगे और एक कवि सम्मेलन और मुशायरा होगा। ये पहली बार होने जा रहा है बनारस में। ये होगा 80 घाट पे, जहाँ सुबह बनारस होता है। वाराणसी के जिला मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपने 15 सूत्री मांगों के संदर्भ में डीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि कुछ शिक्षकों का कहना था कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। दरअसल हमारा प्रमोशन, हमारी सैलरी उन गतिविधियों पर तय की जा रही है जो हमारे काम के अंदर ही नहीं आती है। हमारा काम सिर्फ शिक्षा देने का है। हमारी शैक्षिक गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों पर हमारा यहाँ पर पेंशन, सैलरी, प्रमोशन डिसाइड किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसीलिए हम अपने 15 सूत्रीय मांगों को लेकर के डीएम के कार्यालय पहुँचकर और डीएम को ज्ञापन देते हुए मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाली की जाए। साथ ही जो हमारा प्रमोशन है और हमारी सैलरी है वो हमारे शैक्षिक कार्य के आधार पर ही तय की जाए और हमारे ऊपर कायाकल्प जैसे अन्य कार्यों को थोपा जा रहा है जो कि प्रधान के कार्य के अंतर्गत आता है। इस पर भी जिलाधिकारी कृपया ध्यान दें और कार्यवाही करें। काशी में वनवासी MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर से 80 घाट पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें MSME के राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। काशी के वनवासी कार्यक्रम MSME एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन की ओर से 80 घाट पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री उदयभान सिंह ने कहा कि काशी में वनवासी कार्यक्रम वो भी गंगा के किनारे आयोजित करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। देश में और देश की संस्कृति में आदिवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनका चरित्र चित्रण और उनका इतिहास देश को भाग्यवान बनाने में बहुत ही बड़ा हिस्सा रखता है। उनके द्वारा अपनी कला और कला को देश की संस्कृति से जोड़ते हुए उसको आत्मनिर्भर भारत के साथ जोड़ना, उद्योग धंधे से जोड़ना और आर्थिक स्थिति एवं परिस्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान देना, ये भी बहुत बड़ा काम है। और कितना अच्छा इस कार्यक्रम में आए काशी में आदिवासी और हम सभी का हार्दिक वो भी गंगा के किनारे आयोजित करके एक बहुत अच्छा शोभनीय और मंगलकारी काम किया है। देश में और देश की संस्कृति में आदिवासियों का एक अलग महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, ये वनवासियों का कार्यक्रम है कि आदिवासियों का? कोई दोनों में कोई फर्क नहीं है। आदिवासी कह लो तो एक ही भावना है, एक ही चीज के दो नाम है। चाहे आदिवासी कह लो चाहे वनवासी कह लो, कोई फर्क नहीं है। हम आदिवासी कहेंगे, कोई वनवासी कहेगा, इतना ही अंतर है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को दर्शन कराने ले जा रहे पंडितों ने सुरक्षा कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान पीड़ितों ने डैनकाशी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोगों के साथ यहाँ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम लोगों को जारी पास का डेट नवंबर में खत्म हो चुका है, जिसको लेकर के हम लोग लगातार अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक रिन्यूअल नहीं हो पाया है, जिस कारण से हम लोगों के साथ यहाँ के सुरक्षा कर्मियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। यदि हम लोगों की समस्या दूर नहीं हुई तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम सोनू पांडे है। क्या मामला है आज गेट नंबर 4 पर? मामला क्या, 3 दिन से यहाँ पे 4 दिन से मामला है। तो आए दिन हम लोग को डायरेक्ट दुर्व्यवहार होता है यहाँ पे।
कोई कहता है हम जाने नहीं मिलेगा, कोई कहता है ये नहीं करना पड़ेगा, ये नहीं करना पड़ेगा। क्या समस्या है? जी अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम आशीष शर्मा, मैं महामंत्री कोविड यात्रावाल का महामंत्री आशीष शर्मा को बात कर रहा हूँ आपसे। आज हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं गुरु जी? हम लोग को ये है कि मैं आए दिन पूर्व से चली आई परंपराओं को हम दर्शन पूजन कराते थे। यात्रियों को कभी भी कहीं हेल्पलेस नहीं थी, न कोई व्यवस्थाएं थी, और हमारे मार्गदर्शक से यात्री आते बाबा का दर्शन करते थे, और ऐसी व्यवस्था आने लगी और लोग तरह तरह के जो पुलिस 3 महीने ड्यूटी करनी है उनको कैसे उत्पीड़न करके ब्राह्मण को परेशान करेंगे वो, और कैसे यहाँ से उनका पलायन होगा और हम परेशान हो और इनको इतना परेशान कर दिया जाएगा कि ये भाग जाएंगे। तो ऐसा हम करने वाले नहीं हैं, हम इसलिए नहीं करने वाले हैं। आप परेशान करते रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप मारेंगे तो हम मार भी खाएंगे, लेकिन अपने पेट की लड़ते रहेंगे। मेरा नाम रामाचर पांडे है, ज्योति ब्राह्मण का संयोजक हूँ, इंदा समाज का। आज क्या मामला है यहाँ पर? मामला देखिए 2-3 दिन से आए दिन होती रहती है कि मंदिर में जिसकी इच्छा तो ऊपर का आदेश नहीं होता है। वैभव साहब के बिना आदेश के लोग जो यहाँ के जो तो कल हमारी मीटिंग हुई थी वैभव साहब से। वैभव साहब ने हमारी सारी बातों को सुना अच्छे तरीके से। सुनने के बाद उन्होंने आदेश दिया कंट्रोल रूम को, पंडों को जाने दिया यात्रियों के साथ, मगर आज वही समस्या फिर हल हो गई, समस्या खड़ी हो गई। आज भी पंडा को रोका जा रहा है, इसीलिए इतने पंडे इकट्ठों में हजारों की संख्या में। वाराणसी के सेवापुरी जनसा थाना क्षेत्र के स्थानीय बाजार में बुधवार दोपहर व्यापारियों का जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने काली पट्टी बांधकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। ज्ञात हो कि जनसा क्षेत्र में आए दिन हो रही चोरी, लूट, छिनैती सहित अन्य मामलों में पुलिस के ढुलमुल रवैये को लेकर के व्यापारियों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं बुधवार को व्यापारियों को संबोधित करते हुए वाराणसी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष नन्हे जायसवाल ने कहा कि जनसा क्षेत्र में पुलिस की मिली भगत से आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे व्यापारी वर्ग आहत है। पूर्व घटित घटनाओं में स्थानीय पुलिस जल्द से जल्द खुलासा नहीं करती है तो व्यापारी वर्ग व्यापक स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ उच्चाधिकारियों को अवगत कराते हुए मुख्यमंत्री को पत्र सौंपने का भी काम हम लोग करेंगे। विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी सदर डॉक्टर राकेश कुमार मिश्र मौके पर पहुंच करके व्यापारियों को आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द घटनाओं का अनावरण कर दिया जाएगा और किसी भी व्यापारी के साथ अन्याय नहीं होगा। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने क्षेत्राधिकारी को पत्रक भी सौंपा। व्यापारियों का काला पट्टी बांध कर धरना चल रहा है सर, इस पर मौके पर सर कुछ बताएं सर। व्यापारी बंधुओं ने यहाँ एक कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें कुछ समस्याएं हैं जो पुलिस विभाग से जुड़ी हुई हैं, कुछ घटनाएं हुई हैं, उनके संदर्भ में इन लोगों ने हमें मेमोरेंडम दिया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर रहे हैं। सर कई यहाँ पे कई छिनैती चोरियाँ हुई हैं सर, आज तक एक भी खुलासा नहीं हुआ है, व्यापारियों को मांग है सर, इस पर बताएं। देखिए घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई घटनाओं का खुलासा भी हुआ है और जो घटनाएं अभी पेंडिंग हैं उनको वर्कआउट करने के लिए पूरा प्रयास चल रहा है, जल्द ही उनको भी वर्कआउट किया जाएगा। मैं प्रमोद अग्रहरी वाराणसी व्यापार मंडल से आज जनसा व्यापार मंडल के इस पावन धरती पर आसपास क्षेत्र के सभी व्यापार मंडलों को एकत्रित करके एक सांकेतिक धरने का कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी अध्यक्षता हमारे ज़िले के अध्यक्ष नन्हे जायसवाल जी कर रहे हैं। विगत दिनों जनसा सहित आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं हुई, लेकिन अक्षम थानेदार के द्वारा किसी भी लूट, चोरी, छिनैती का पर्दाफाश नहीं किया गया। आज उन्हें जनसा थाने से हटाने के लिए हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों को संदेश दे रहे हैं कि तत्काल प्रभाव से व्यापारियों के साथ हुए अत्याचार को तत्काल प्रभाव से यदि पर्दाफाश नहीं करते हैं तो उन्हें जनसा थाने पर रहने नहीं दिया जाएगा। साझा संस्कृति मंच की अगुवाई में बनारस के सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मुद्दे पर बनारस के नागरिक समाज ने शास्त्री घाट पर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पत्र भी दिया।
वहीं विरोध प्रदर्शन के बाद भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन पत्र भी दिया। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर उल जुलूल मुकदमे और पुलिसिया कार्यवाही के मुद्दे पर प्रदर्शन में खासा आक्रोश दिखा। प्रदर्शन स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि बनारस में नागरिक समाज के वे प्रतिनिधि जो गांधी जी के सुझाए रास्ते पर शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाने को सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट लगा करके जबरदस्ती कार्यवाही की जा रही है। लोक समिति और प्रेरणा कला मंच के रंगकर्मियों ने जनगीतों से समा बांध दिया। वक्ताओं ने कहा कि पूरे बनारस में सरकार के इशारे पर राजनीतिक सामाजिक विपक्ष को पुलिस के जरिए दबाने की कोशिश हो रही है कि गैर संवैधानिक है। पुलिस और प्रशासन का मूल काम संविधान की रक्षा करना है, सरकार के राजनीतिक हितों को साधना नहीं। कार्यकर्ताओं पर गुंडा एक्ट में सम्मन जारी किया गया है। जनता की आवाज लोकतांत्रिक अहिंसक तरीके से उठाने वाले लोगों का पुलिस उत्पीड़न कर रही है। सरकार की किसी भी नीति कार्यक्रम आदि से असहमति या विरोध पर पुलिस शांति भंग की धाराओं में निरुद्ध करने से लेकर नजरबंदी और गुंडा एक्ट आदि गंभीर आपराधिक धाराओं में कार्रवाई कर रही है। सरकार के नीति कार्यक्रम योजना आदि का लोकतांत्रिक अहिंसक तरीके से विरोध कर रहे विपक्षी दल व जन संगठनों पर से पुलिसिया कार्रवाई व उनका उत्पीड़न बंद हो। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत प्रहलाद घाट निवासी समाज सेवी अंशुमान रघुवंशी ने बढ़ती ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया। अंशुमन ने कहा कि पिछले साल की भांति इस वर्ष भी हम लोग जरूरतमंदों को कंबल का वितरण कर रहे हैं। अंशुमन ने कहा कि रिक्शा चलाने वाले और जो लोग सिर्फ मेहनत करके कमाने वाले हैं, जिनके पास रहने के लिए छत भी नहीं है, उन लोगों को हम लोग मोटरसाइकिल से खोज रहे हैं और उन लोगों को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी दे रहे हैं। अंशुमन ने कहा जो भी लोग सक्षम है इस काम में आगे आएं और आगे आकर गरीबों की सहायता करें, क्योंकि गरीबों की सहायता करने से कोई घटता नहीं है। ईश्वर की कृपा से सब आगे ही बढ़ते हैं। मेरा नाम अंशुमान रघुवंशी है और पिछली बार की भांति इस प्रकार भी हम लोग गरीबों में सभी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन लोग को हम लोग घूम रहे हैं पूरे क्षेत्र भर में और बांट रहे हैं इन लोग को अपने साथियों के साथ, क्योंकि इस समय उफान भी पड़ चुका है मौसम को देखते हुए और बहुत लोगों के पास ऐसे हैं कि रहने को छत भी नहीं है और खाने को पैसे भी नहीं है। ये लोग खाली मेहनत करते हैं, टाली चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, वो लोग क्या करेंगे। एसपी ट्रैफिक श्रवण सिंह के निर्देश पर आज शहर में ट्रैफिक पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। इसी कड़ी में बिनिया नई सड़क चौराहे पर चल रहा सघन चेकिंग अभियान। एसपी ट्रैफिक श्रवण सिंह के निर्देश पर आज शहर में ट्रैफिक पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। नई सड़क चौराहे पर चल रहा है तगड़ा चेकिंग अभियान। 4 पहिया पर काली फिल्म लगाकर चलने वालों, बुलेट से ट्रक जैसा साइलेंसर लगाकर चलने वालों की ट्रैफिक पुलिस ले रही है कायदे से खबर। कितनी गाड़ी चेकिंग हुई है, क्या आपकी है? यहाँ पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और यातायात पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार काली फिल्म जो वैसी बुलेट मोटरसाइकिल है गलत साइलेंसर वाली और सीट बेल्ट, हेलमेट, सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत जो उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार यहाँ पर लगातार काफी वाहनों का चेकिंग किया जा सका है और उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रावास आवंटन और पीएसी हटाने को लेकर सभी छात्र नेता प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान छात्र नेता किशन सिंह ने कहा कि 15 दिन पहले हम सभी छात्र नेताओं ने लिखित रूप से रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र व छात्र नेता आपस में मिलकर के छात्रावास आवंटन एवं छात्रावास में रह रहे पीएससी को हटाने को लेकर के प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर ताला मारकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान छात्र नेता किशन सिंह ने कहा कि 15 दिन पहले हम लोगों ने लिखित रूप से रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया था कि हॉस्टल आवंटन का फॉर्म जल्द से जल्द निकाला जाए एवं 1 हफ्ते के अंदर छात्रों को हॉस्टल आवंटित कर दिया जाए, लेकिन 15 दिन हो गए हैं और अभी तक हॉस्टल आवंटन का न तो कोई फॉर्म ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन ही आया है। इससे पहले भी हम लोगों ने कुलपति, रजिस्ट्रार एवं चीफ प्रॉक्टर को भी लिखित रूप से ज्ञापन दिया था कि हॉस्टल छात्रों के लिए बनवाया गया है, ना कि विश्वविद्यालय के पीएससी के रहने के लिए। इसीलिए हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द हॉस्टल खोल दिया जाए, लेकिन ज्ञापन देने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है और इसीलिए हम लोग धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। मेरा नाम बिमलेश यादव है। मैं वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ।
देखिए, हम लोग हॉस्टल आवंटन को लेकर धरने बैठे हुए हैं। करीब 15 दिन पहले हम सभी छात्र नेता चीफ वार्डन के पास गए थे और उन्हें एक पत्रक दिया था कि जल्दी से जल्दी जो बच्चे गाजीपुर, बलिया, चंदौली, जौनपुर से आ रहे, इतने दूर से आ रहे हैं भाड़ा किराया लगा के, सरकार ट्रेनें भी नहीं चला रही हैं, बस से सब बच्चे आ रहे हैं, बहुत समस्या हो रही है। जो क्लासेस शुरू हुई है वो 23 नवंबर क्लासेस शुरू हुई है। तो यही हमारा कहना था चीफ वार्डन से कि आप जल्दी जल्दी हॉस्टल का आवंटन करें। मेरा नाम किशन सिंह है। वर्तमान में मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। जी, आज के धरना का कारण ये है कि लगभग 10 से 15 दिन पहले हम लोगों ने लिखित रूप से रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में संक्षेप रूप में लिखा गया था कि हॉस्टल आवंटन का फॉर्म जल्द निकले और 1 हफ्ते के अंदर हॉस्टल आवंटित हो, जबकि 15 दिन हो गए अभी तक हॉस्टल आवंटन का फॉर्म नहीं निकला हुआ है। इसी मांग को लेके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के साथ देने वाले विश्वविद्यालय के सभी छात्र नेता साथी हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूं। वाराणसी में जिला मुख्यालय के बाहर वकीलों के द्वारा लगाए गए वाहनों की वजह से प्रतिदिन यहां पर जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे आने जाने वाले राहगीरों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चले कि जिला मुख्यालय वह स्थान है जहां पर तमाम आला अधिकारियों का प्रतिदिन आना जाना है और प्रतिदिन के तमाम अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक वहीं पर बैठते हैं। इसके बावजूद भी किसी अधिकारी की नज़र इस जाम की समस्या पर नहीं पड़ रही और न ही नगर निगम को इसकी कोई भी परवाह है। वाराणसी के कचहरी परिसर के बाहर वकीलों के द्वारा लगाए गए वाहनों की वजह से सर्किट हाउस रोड, कचहरी चौराहा, वरुणा पुल रोड पर भीषण जाम लग जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताते चले कि जिला मुख्यालय वही स्थान है जहां पर प्रतिदिन एसपी, एसएसपी व जिलाधिकारी समेत तमाम आला अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है और सुबह से लेकर शाम तक तमाम आला अधिकारी यहाँ पर बैठते भी हैं। उसके बावजूद भी इस जाम के झाम पर किसी की भी नजर नहीं पड़ रही है, ना ही नगर निगम को ही इसकी कोई चिंता है। बनारस शहर में जाम की समस्या एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, लेकिन इसके लिए सरकार तमाम कवायदे भी कर रही है, ट्रैफिक रूल्स बनाती है और हर एक चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात भी की गई है ताकि जाम की समस्या से निजात मिल जाए और निजात पाने के लिए फ्लाईओवर भी बनाए जा रहे हैं। अपना नाम बताइए। हमारा नाम चंदन सिंह है, यही बड़ी पेरी पे पास में रहता हूँ। यहाँ पे जाम की बहुत बड़ी समस्या है, या तो वकीलों को कह लीजिए या जो पब्लिक आ रही है कचहरी के लिए उनके वजह से, लेकिन हाँ जाम की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे अंडरग्राउंड पार्किंग की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे। अपना नाम बताइए। प्रत्युष राय। प्रत्युष जी, आए दिन शहर में जाम लगता है, आज आप कचहरी पर भी देख रहे हैं कितना जाम है, तो कितनी समस्याएं होती हैं लोगों को? बहुत समस्याएं, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की देख ही सकते हैं आप, बहुत कंजस्टेड एरिया है, पूरे चौराहे को आप देख सकते हैं। और ये लाइन से वकीलों की पार्किंग होती है क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यहीं पे है। तो अगर यहाँ कोई पार्किंग की स्पेस बन जाए तो काफ़ी समाधान हो जाएगा, क्योंकि आप देख ही सकते हैं बहुत जाम लग जाता है क्योंकि लिमिट से ज़्यादा यहाँ पार्किंग हो जाती है। वाराणसी कोतवाली थाना अंतर्गत मैदागिन चौराहे पर पेट्रोल टंकी के समीप मेडविन हॉस्पिटल के पास बिजली का खंभा गिरने से एक युवक घायल और 2 ऑटो ध्वस्त हो गए। इस मौके पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरीश चंद्र पीजी कॉलेज अमित यादव ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से यह घटना हुई है। आपको बताते चले कि मैदागिन स्थित मेडविन हॉस्पिटल के पास जर्जर बिजली का खंभा गिरने से एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। बिजली के खंभे से घायल हाई टेंशन तार गिरा और 2 ऑटो भी चकनाचूर हो गए। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज अमित यादव ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से ये घटना हुई है। यदि समय रहते बिजली विभाग जर्जर खंभे पर ध्यान देती तो ये घटना नहीं होती। बिजली विभाग समय पर बिजली का बिल तो भेज देती है, पर अपने ही विभाग के लगे खंबे पर इनकी नजर नहीं पड़ती है। बिजली विभाग मनमाना बिल भेजकर पैसा वसूल करना जानती है, पर शहर में लगे जर्जर खंबे पर इनकी तो नजर ही नहीं पड़ती। मैं अमित यादव। अमित जी, क्या समस्या यहाँ पे हुआ मैदागिन चौराहे पे? आज पेट्रोल पंप के ठीक सामने मेडविन से सटा हुआ दीवार है और उसी के बाजू में लगा है खंबा, और वही खंबा आज जर्जर होने के कारण, सड़ जाने के कारण गिर गया। गिरने से एक आदमी का सर फट गया और एक ऑटो वाला, एक टोटो वाला,
सांप बच गया, जिसका जिंदगी समझ कह सकते हैं हम लोग सीधे सीधे सांप बच गया है। यह बिजली विभाग की लापरवाही है। बिल तो समय पर उनको चाहिए, लेकिन व्यवस्था वो कुछ नहीं देना चाहते शहर में। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत चौकाघाट पानी टंकी स्थित संजय नगर कॉलोनी में पड़ोसी से प्रताड़ित पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। फर्जी केस में फंसाने की धमकी से सहमा परिवार शहर छोड़ने को मजबूर हो गया है। संजय नगर कॉलोनी स्थित संजय अपार्टमेंट में रह रहे रामशरण जायसवाल, जो कि पिछले 3 सालों से अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट खरीदकर अपना गुजर बसर कर रहे थे। रामशरण जायसवाल का आरोप है कि पिछले वर्ष 2020 जून में उनके ऊपर के फ्लोर में किराएदार के रूप में एक महिला व पुरुष रहने के लिए आए, जिनकी जीवन शैली से अपार्टमेंट के लोगों को ऐतराज होने लगा। वो फ्लैट के कुछ लोगों ने उनका विरोध करना भी शुरू कर दिया। द्वेष के भाव से किराए पर रह रही महिला द्वारा रामशरण जायसवाल के लड़के पर कोर्ट के माध्यम से छेड़छाड़ का फर्जी मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। वो बेकसूर परिवार को जैतपुरा पुलिस द्वारा एक पक्षीय जांच की धमकी व भविष्य में और भी फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी से उनका जीना हराम हो गया है। किराएदार द्वारा पानी का रिसाव करना, पालतू कुत्तों का मल फेंकना जैसे रोज रोज के रवैये से तंग आकर के साधारण जीवन यापन करने वाले रामशरण ने फ्लैट रेट वैल्यू से भी कम दाम में अपना फ्लैट बेचने का फैसला कर लिया है और वो ये शहर भी छोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरा नाम रामशरण जायसवाल है। मेरे ठीक ऊपर के फ्लैट पे पिछले साल जून महीने में एक परिवार आया किराए पर रहने के लिए, और वो लोग ज़बरदस्ती कहिए या जो भी कहिए परेशान करने की नीयत से उन्होंने कुत्ते रख रखे हैं। कुत्तों की लैट्रीन और तमाम गंदगी मेरे पोर्शन में फेंक देते थे, जिससे बड़ी दुर्गंध उठती थी। उसमें कोरोना का सीज़न भी चल रहा था और वो मतलब चीज़ वाकया अभी भी चल ही रहा है रूटीन में। हमने पुलिस में कंप्लेन किया था, प्रशासन ने मदद भी किया, लेकिन अभी ये इसकी हरकत बंद नहीं हुई है और छीड़ करके इसने जो है अदालत के माध्यम से मेरे बच्चों के खिलाफ जो है छेड़खानी का मुकदमा भी दर्ज करा दिया, परेशान करने के नियत से के। और मैं बहुत परेशान इसमें चल रहा हूँ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। डेन काशी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम बोलता पूर्वांचल के माध्यम से आज हम आपको बताएंगे, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता खोल ही देता है और व्यक्ति को राह जरूर दिखाता है। ऐसा ही एक मामला परमहंस नगर कंधवा के रहने वाले रमेश मिश्रा का है, जो बीएचयू के पूर्व छात्र के साथ ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। रमेश मिश्रा शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय में नौकरी करते थे, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जब वेतन और नौकरी का संकट आया तो उन्होंने क्या किया, आइए जानते हैं बोलता पूर्वांचल के माध्यम से। पढ़े लिखे युवा जब खेती और किसानी में आते हैं तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। कंधवा स्थित अमरा खैरा क्षेत्र में करीबन 1 एकड़ की ज़मीन में 2 युवा मिलकर स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। कम से कम इन लोगों ने ये 4 महीने की होने वाले खेती में 15,000 के लगभग पौधे लगाए हैं, जिसका सेल आज पूरे बनारस में हो रहा है। वाराणसी से प्रभात कुमार, डेन काशी न्यूज़ के लिए। वाराणसी के युवा जब खेती और किसानी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ अच्छा देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में बनारस के 2 युवाओं ने भी कुछ अच्छा करके दिखा दिया है। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उन्होंने महाबलेश्वर पुणे के एक वैज्ञानिक से संपर्क करके वहीं से पौधे लेकर के खेती की शुरुआत की थी। रमेश मिश्रा ने कहा कि 4 महीने की खेती में 15 लाख तक की बचत हो सकती है। रमेश मिश्रा और मदन मोहन ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए लोग इम्यूनिटी बढ़ाने और केमिकल फ्री के साथ शुद्ध खाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। भविष्य की संभावना को देखते हुए स्ट्रॉबेरी के साथ ही पीला खरबूजा और रेड लेडी पपीता के अलावा हम लोग सब्जी भी लगाएंगे। इस खेती में 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। आसपास के किसानों को भी इस तरह की खेती के लिए जागरूक हम लोग कर रहे हैं। अभी 30 से 40 किलो स्ट्रॉबेरी के पैकेट बना करके मार्केट में भेजा जा रहा है। बनारस में 300 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है स्ट्रॉबेरी, जबकि इसकी विदेशों में भी मांग है और हम लोग इसे विदेशों में भी भेजने की तैयारी कर रहे हैं। रमेश मिश्रा ने बताया कि इस खेती से अन्य किसानों को भी लाभ मिल सकता है। खेती के लिए यहाँ 10 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही आने वाले समय में कमाई का ये एक प्रमुख जरिया भी बन सकता है। बाकी समय के लिए अन्य खेती पर भी प्रयोग किया जा रहा है। बनारस में स्ट्रॉबेरी की खेती सुनकर के लोग फार्म हाउस देखने के लिए अपने परिवार के साथ भी आते हैं और सेल्फी तथा फोटो भी क्लिक करते हैं। मदन मोहन तिवारी, ब्रिज एन्क्लेव में रहता हूँ। मदन मोहन जी, कहाँ पे और किस प्रकार की खेती कर रहे हैं? ये अमरा खैरा है,
आपका ये लठिया के पास, वहीं हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत किए हैं और इसको विंटर सीजन में ही किया जाता है। स्ट्रॉबेरी प्रथम बार हम लोग वाराणसी में लगा रहे हैं। इसके पहले स्ट्रॉबेरी दिल्ली से ही आया करती थी बनारस में। पहली बार वाराणसी में हम लोगों के दिमाग में ये कोरोना पीरियड में आपदा में अवसर का हमने लाभ उठाया और स्ट्रॉबेरी खेती की शुरुआत की। स्ट्रॉबेरी खेती कहाँ से आपने सोचा, कहाँ से पता चला तो स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहिए और करने में कितनी समस्याएं, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है? स्ट्रॉबेरी की खेती में एक्चुअली हम लोगों के एक जानकार और मित्र हैं और छोटे भाई हमारे रमेश मिश्रा जी का उसमें बहुत सहयोग रहा और हमारे पार्टनर भी हैं। रमेश जी के जानकार पुणे में हैं, उन्होंने वो आइडिया दिया कि आप लोग स्ट्रॉबेरी की खेती करें और उन्हीं के रमेश जी और हम 2 लोग इसको मिलकर कर रहे हैं। उनके जानकार पुणे में है, उन्होंने ये आइडिया दिया, उसके बाद हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। अब पुणे वाले उनके जानकार जो हैं उनका बड़ा सहयोग मिला प्लांट्स ले आने में, पुणे से ही प्लांट्स भी आए। इस तरह से हम लोगों ने इसकी शुरुआत की। कितने हिस्से में आपने लगाया है, कितने पौधे, कहाँ से लाए बीज और किस तरह इसकी, जिसे ज़मीन पे नहीं आना चाहिए तो किस तरह मेंटेनेंस करते हैं आप? एक्चुअली इसको हम लोगों ने पूना से ही प्लांट मंगाए और 14,000 प्लांट हमने टोटल जो है इसमें लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के। और इस तमाम तरह की दिक्कतें स्टार्टिंग में एक्चुअली आइडिया नहीं होने की वजह से हमने 3 फीट का बेड बनाया था, 2 ही फीट का बेड हम लोगों ने बनाया और मल्च पेपर बिछा के इसकी खेती की जाती है जिससे कि इस पर कीट पतंग और निराई गुड़ाई की समस्या ना रहे। तो मल्चिंग हमने प्रॉपर मल्चिंग भी नहीं हो पाई थी, तो समय बीत रहा था, लेकिन फिर भी कुल मिला जुला के परिणाम संतोषजनक है। तो कितना फ़ायदा हो रहा है, क्या कहेंगे, कितनी अभी तक इनकम हो जाएगी आपको? नहीं, अभी तो शुरुआत ही है फल निकलने की, अभी इनकम का कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब मार्च में ही इनकम के बारे में हम बता सकते हैं जब फिर खेती कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऑन एन एवरेज मुझे लगता है कि 2 से 3 लाख रुपए की इनकम हो सकती है, मैक्सिमम 4 लाख जी, क्योंकि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमारी काफ़ी कॉस्ट आई है, इसलिए इनकम इस बार बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो ज़मीन भी आपके पास नहीं तो कैसे ज़मीन की व्यवस्था की? ज़मीन को तो हमने लीज पे लिया है, एक मेरे मित्र हैं उन्होंने ज़मीन, ये 4 बीघे ज़मीन है, इसको लीज पे दिलवाया हम लोगों को। और सबसे अच्छी बात इस ज़मीन में ये है कि ये पूरी तरह से चारों तरफ से कवर्ड है, बाउंड्री वाल है, तो बाहर से जानवरों को आने का खतरा नहीं, ये सब जो है चीज़ें अच्छी हैं। स्ट्रॉबेरी खेती करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? स्ट्रॉबेरी का सबसे पहला ये है कि हम लोग एक तो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसमें हमने कोई भी यूरिया या खाद का प्रयोग नहीं किया है। सबसे पहले हमने गोबर की खाद डालकर खेत का ट्रीटमेंट किया, पूरी जुताई की गोबर के खाद के साथ, जो है मिट्टी का शोधन किया, मिट्टी का हमने पीएच टेस्ट भी कराया, उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया। उसके बाद स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की। लोगों से क्या कहेंगे इसके बारे में? लोगों से यही कहेंगे कि बनारस में हम लोगों ने शुरुआत की, धीरे धीरे किसान भाई हमसे जुड़े या युवा हमसे जुड़ें और इस खेती की शुरुआत करें। लाभप्रद खेती है और अच्छा मुनाफा देने वाली खेती है। पहली बार हम लोगों को चूँकि अनुभव नहीं था, अगली बार हम लोग और अच्छा करेंगे।